हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेर करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे 7 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो कैसे क्या रहेगा सेशन, टोटल 22 न्यूज़ को कवर किया गया है। इनके सेटिंग पोर्शन को भी जानेंगे, साथ में इनसे रिलेटेड न्यूज़ को भी कवर करते हुए चलेंगे। ये मेनली आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए खास इंपॉर्टेंट सेशन है। और अगर आप आरआरबीज़ की तैयारी कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने करंट अफेयर्स शुरू नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है आप अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेंस प्री के रिजल्ट के बाद आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा। आप 1 से 2 बार ही रिवाइज़ कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको क्लियर करना है एग्ज़ाम तो आपको एटलीस्ट 7 से 8 टाइम रिवीजन रिक्वायर है। तो आप अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए एजुकेट रहेगा, क्योंकि मोर देन 3 to 4 सोर्सेज का कंपाइलेशन है। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट सेशन की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हर प्रकार की PDF आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रजिस्टर ID और लिंक दिया गया, वहाँ से जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप सर्च कर लीजिए एजुकेट करंट अफेयर्स, आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 3700 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है तीसरा एडिशन है स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग का, अनाउंस्ड बाय DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई, यानी रैंकिंग रिलीज़ की गई। रैंकिंग का नाम है स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021, और इसका जो एडिशन है वह है 3rd एडिशन। ये रैंकिंग ये कहती है कि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में किस स्टेट ने बेस्ट परफॉर्म किया स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग। तो इसमें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो बेस्ट परफॉर्मर, वह कौन कौन से स्टेट है जो बेस्ट परफॉर्मर है। दूसरा टॉप परफॉर्मर, तो टॉप परफॉर्मर कौन कौन से स्टेट है और बेस्ट परफॉर्मर कौन कौन से स्टेट है। अब इनमें भी 2 कैटेगरीज दी गई, कैटेगरी A और कैटेगरी B। कैटेगरी A में उन स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है जिनमें पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है, और दिल्ली और आसाम जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, लेकिन इनको भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया कैटेगरी A में। दूसरा आता है कैटेगरी B। कैटेगरी B में उन स्टेट्स और यूटीज़ को इंक्लूड किया गया है जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ है, लेकिन दिल्ली और आसाम अभी फिर से जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, लेकिन इनको इसमें एक्सक्लूड किया गया और इन्हें किस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया, कैटेगरी A में। अब समझते हैं कैटेगरी A और कैटेगरी B में। बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स में कैटेगरी A में किसने टॉप किया है, गुजरात ने टॉप किया है, उसके बाद कर्नाटका ने टॉप किया है। सेकेंड पोजिशन पर कौन है, कर्नाटका। और कैटेगरी B में टॉप किसने किया है, मेघालय ने टॉप किया है बेस्ट परफॉर्मर्स में। अब बात करते हैं टॉप परफॉर्मर्स में। टॉप परफॉर्मर में टॉप किया है केरला ने कैटेगरी A में। कैटेगरी A में किसने टॉप किया है, केरला ने कैटेगरी A में टॉप किया है। और कैटेगरी B में जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है। जम्मू एंड कश्मीर ने कैटेगरी B में टॉप किया है, और मेघालय ने कैटेगरी B में टॉप किया है, लेकिन इसने बेस्ट परफॉर्मर में और इसने बेस्ट और इसने टॉप परफॉर्मर में। कंफ्यूज मत होइए, आप अपने हिसाब से राइट डाउन कर लीजिए और इन कैटेगरीज को याद कर लीजिए। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो DPIIT जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा डेटा है, ये गवर्नमेंट ओन्ड डिपार्टमेंट है, तो गवर्नमेंट का डेटा है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा बनता है। कोई प्राइवेट कंपनी अगर रिलीज़ करती तो उतना खास इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गवर्नमेंट के डेटा, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेंगे, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो आपको याद करने पड़ेंगे। तो याद रखिए, ये स्टार्टअप रैंकिंग 3rd एडिशन है, DPIIT के द्वारा रिलीज़ की गई है। अगली न्यूज, 6 इंडियन स्टेट्स साइन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट करने के लिए, इसे रोकने के लिए रिसेंटली 6 राज्यों ने एक डिक्लेरेशन साइन किया, और इस डिक्लेरेशन का नाम है हैदराबाद डिक्लेरेशन। इसे हैदराबाद डिक्लेरेशन कहा गया है, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम अलग है। इसे हैदराबाद डिक्लेरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हैदराबाद में ये डिक्लेरेशन साइन किया गया, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है वह है इंटर स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू वर्क इन कोलाबोरेशन टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये इसका डिक्लेरेशन का ऑफिशियल नेम है, लेकिन इसे हैदराबाद डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं क्योंकि हैदराबाद में साइन हुआ। हैदराबाद में साइन क्यों हुआ, क्योंकि हैदराबाद में एक रिसेंटली एक इवेंट हेल्ड हुआ। उस इवेंट का नाम था रीजनल कंसल्टेशन ऑन वर्किंग टुगेदर टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया हैदराबाद में, और इसी हैदराबाद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ओडिशा, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, इन 6 राज्यों ने डिक्लेरेशन साइन किया है टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो याद रखिए, ये कहाँ पे साइन हुआ, हैदराबाद में हुआ। 6 राज्यों ने साइन किया, इन राज्यों के नाम याद रख लीजिए, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला न्यूज़ है जितेंद्र सिंह
यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान। देखिए तिहान लॉन्च किया गया है नेविगेशन के लिए, और नेविगेशन किस सेक्टर में, तो एरियल यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन्स के द्वारा जो डायरेक्शन है, कह सकते हैं नेविगेशन, ड्रोन्स को जो नेविगेशन रिक्वायर होगी वह नेविगेशन कौन प्रोवाइड करेगा, तिहान। तो ये एरियल नेविगेशन का काम करेगा, एरियल नेविगेशन का काम करेगा तिहान, जिसकी फुल फॉर्म क्या बनती है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोमेशन ऑटोनोमस नेविगेशन। तो इसकी फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। ये फुल फॉर्म आप याद रखिए। और ये एरियल और टेरिस्टेरियल दो चीज़ों के लिए नेविगेशन का काम करेगी। इंपॉर्टेंट इसमें ये बनेगा कि तिहान को लॉन्च किसने किया है, यानी बनाया किसने है, तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने इसे बनाया है विद द आउटले ऑफ 130 करोड़, 130 करोड़ के साथ इसे बनाया है। अब इस तिहान में एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है रियल टाइम सीपीएस सिस्टम। ये रियल टाइम सीपीएस सिस्टम इन अनमैन्ड व्हीकल्स में इंस्टॉल किया जाएगा, फिर ये नेविगेशन का काम करेंगे। सीपीएस का मतलब होता है साइबर फिजिकल सिस्टम, साइबर फिजिकल सिस्टम जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे, और कंप्यूटर बेस्ड एक एल्गोरिथम है, कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम है ये सीपीएस सिस्टम, जो इंस्टॉल किया जाएगा यूएवीज में, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में, इंस्टॉल ड्रोन्स में इंस्टॉल किया जाएगा, और फिर इसके बाद ही नेविगेशन का काम करेंगे। तो याद रखिए तिहान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म याद रखिए। और यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। अगली न्यूज है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई साइन एन एग्रीमेंट विद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ 5 एयरपोर्ट्स। तो उत्तर प्रदेश के 5 एयरपोर्ट जो कि अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट और मेरपुर, सरस्वती, इन जगहों पर जो एयरपोर्ट्स है 5 जगहों पर, इन एयरपोर्ट्स का कंट्रोल किसने ले लिया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये इनका ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट करेगा। और याद रखिए इन 5 एयरपोर्ट्स को, जो कि 30 साल के लिए उन्होंने लिया है, 30 साल के लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द ऑपरेशनलाइजेशन। ये स्टेट ओन्ड एयरपोर्ट्स है, स्टेट ओन्ड। अगली न्यूज़ है इन्वेस्टर्स फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हेल्ड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु ने एक कॉन्क्लेव होस्ट करवाया, और इस कॉन्क्लेव का मेन उद्देश्य था इन्वेस्टमेंट को लाना। और इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए पहला इस प्रकार का कॉन्क्लेव था जिसका नाम है पोर्ट ऑफ कॉल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव। और इसमें इन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने अट्रैक्ट किया, जो प्रोवाइड करवाएंगे मोर देन 74,000 जॉब्स, यानी 75,000 जॉब्स के आसपास, ये 75,000 के आसपास ये जॉब प्रोवाइड करेगा ये इन्वेस्टमेंट। और ये रिसेंटली इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए तमिलनाडु ने पहला इस प्रकार का कॉन्क्लेव होस्ट करवाया। तो याद रखिए ये कॉन्क्लेव किसने होस्ट करवाया, तो तमिलनाडु ने। इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने गेन किया इतना, और लगभग 60 एमओयू इन्होंने साइन किया, यानी हम कह सकते हैं कि 60 कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है, जो कि 75,000 के आसपास जॉब्स क्रिएट करेंगे। अगली न्यूज है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन साइंस एमओयू विद राजस्थान गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। रिन्यूएबल एनर्जी पार्क यानी हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स लगाए जाएंगे, और ये 10 गीगावाट की कैपेसिटी के प्लांट्स होंगे। और इस प्लांट्स को बनाएगा कौन, तो आंसर होगा एनटीपीसी। और बनाएगा कौन सी जगह है, तो राजस्थान में। तो राजस्थान के जो एनर्जी मिनिस्टर है भंवर सिंह भाटी ने ये एमओयू साइन किया है इन द कैपिटल जयपुर में इन्होंने ये एमओयू साइन किया है। और ये 10 गीगावाट ये लाइन इन द लाइन विथ एनटीपीसी एम टू अचीव 60 गीगावाट, क्योंकि एनटीपीसी का टारगेट है 60 गीगावाट कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करना बाय द ईयर 2032। 2032 तक 60 गीगावाट की एनर्जी एस्टैब्लिश करेगा एनटीपीसी, ये टारगेट है। और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए 10 गीगावाट कहाँ पर इंस्टॉल करेगा, 10 गीगावाट तो ओनली ऑन राजस्थान में ही इंस्टॉल किया जाएगा। तो याद रखिए राजस्थान के एनर्जी मिनिस्टर के साथ रिसेंटली एमओयू साइन किया गया है। और एमओयू साइन किसने किया है, एनटीपीसी की ही एक सब्सिडरी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इसी के द्वारा ये साइन किया गया। अगली न्यूज़ है इडेलवीज जनरल इंश्योरेंस लॉन्चेस स्विच ए कंप्रहेंसिव मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जिसका नाम है स्विच। और स्विच को लॉन्च किसने किया है, इडेलवीज जनरल इंश्योरेंस ने। और इडेलवीज जनरल इंश्योरेंस ने ये लॉन्च किया है इस प्रकार का। और ये काम क्या करेगा, देखिए जितने आप कार चलाएंगे उतना आप इंश्योरेंस पे करेंगे, जितना आप कार चलाएंगे उतना आप इंश्योरेंस पे करेंगे। ये इनिशिएटिव है स्विच। और इसको क्या होगा, स्विच एक प्रकार का डिजिटल एक प्रकार का हम कह सकते हैं एक डिजिटल ऐप है,
जो कार में इंस्टॉल होगा और जो कार में और मोबाइल से कनेक्ट रहेगा। इससे क्या होगा, जितना आपको कार चलेगी ऑटोमेटिक ये स्विच आपको बता देगा कि कार कितना चली है और आपका इंश्योरेंस अमाउंट कितना बना है। तो ये प्रकार ये स्विच है जिसे ईडेलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है, ताकि जितना आप कार चलाएंगे उतनी आपको पेमेंट करना होगा इंश्योरेंस के लिए। और ये स्विच लॉन्च किया गया है, इरडे का एक इनिशिएटिव है सैंडबॉक्स इनिशिएटिव। सैंडबॉक्स इनिशिएटिव के तहत ही इसे लॉन्च किया गया। याद रखिए सैंडबॉक्स इनिशिएटिव किसका है, तो ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, इसके द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। और इसी इनिशिएटिव के तहत ये स्विच एप्लीकेशन लॉन्च किए गए ईडेलवाइस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। तो इस प्रकार का पहला मोटर पॉलिसी है। तो याद रखिए, प्लस ये इंश्योरेंस आपको फायर एंड थेफ्ट इन दो चीज़ों से भी कवर करेगा, इन दो चीज़ों को भी कवर करेगा। अगली न्यूज़ है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस 58th ओबिकस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड एक रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है और इस रिपोर्ट का नाम है ओबिकस। और ओबिकस का फुल फॉर्म बनता है ऑर्डर बुक इन्वेंट्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। इस नाम से आप समझ सकते हैं कि ऑर्डर्स, इन्वेंट्रीज, कैपेसिटी, इस चीज़ का सर्वे किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उनमें कितने न्यू ऑर्डर्स है, कितने बैकलॉग्स है, यानी पुराने ऑर्डर्स पेंडिंग है और उन्हें अब बनाया जाएगा, पेंडिंग ऑर्डर्स, टोटल इन्वेंट्रीज, ये सारी चीज़ें इन सर्वे के दौरान इन सारी चीज़ों का सर्वे किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और ये सर्वे किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और इनका सर्वे करके ये रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है ऑर्डर बुक इन्वेंट्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। और ये रिलीज़ किया गया है फॉर द Q1 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023। Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 का Q1 जो कि अप्रैल टू जून, ये डेटा रिलीज़ किया गया इसका। तो आप सिर्फ ये रिपोर्ट का नाम याद रखिए, रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट रिलीज़ करता है। इसका 58th एडिशन था और इसे 2008 में बनाया था, पहली बार रिलीज़ किया गया था 2008 में। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो आंसर होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। अगली न्यूज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टीज़। अभी रिसेंटली पेनल्टीज़ लगाई गई, एक तो कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक यानी इनको पर लगाई गई है 1.05 करोड़ रुपीज़ की, और इन पर लगाई गई है क्योंकि इन्होंने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड और लोन्स एंड एडवांस से रिलेटेड जो रूल्स थे उनकी अवहेलना की थी, तो इसके रिगार्डिंग इन पर पेनल्टी लगाएगी और पेनल्टी है 1.05 करोड़ रुपीज़ की। दूसरी पेनल्टी लगाई गई इंडसइंड बैंक के ऊपर। इंडसइंड बैंक ने क्या कर दिया, इंडसइंड बैंक ने केवाईसी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, उनके रिगार्डिंग इन्होंने अवहेलना की रूल्स की, तो इसके रिगार्डिंग इनके ऊपर 1 करोड़ का पेनल्टी लगाएगी। तो 1 करोड़ तो इंडसइंड बैंक पर और 1.05 करोड़ किस पर, कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाई गई है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है, अविवा लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंट्स असीत रट को रिसेंटली एमडी एंड सीईओ बनाया गया है अविवा लाइफ इंश्योरेंस का। अविवा लाइफ इंश्योरेंस जो कि गुरुग्राम की एक इंश्योरेंस कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और इसने रिसेंटली असीत रट को सीईओ एंड एमडी अपॉइंट किया है। तो ये नाम याद रखिए, सीईओ एंड एमडी कौन बन गए, असीत रट। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, रिसेंटली इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया गया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बजट में अनाउंस किया था 65,000 करोड़ रुपीज़ का डिसइन्वेस्टमेंट, और इसी के लाइनअप में है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड। और इसका मेजोरिटी स्टेक 93.71% जो शेयर है वो किसने परचेज किया है, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड ने, जो कि टाटा सन्स की एक सब्सिडरी है। इसने टाटा सन्स लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड ने कितना स्टेक लिया है, 93.71%, और ये अमाउंट की मैं बात करें तो ये बनता है 12,100 करोड़ रुपीज़, 12,100 करोड़ रुपीज़ का ये अमाउंट बनता है। और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड जो कि 100% गवर्नमेंट ओन्ड सब्सिडरी थी, लेकिन अब ये किसके पास चली गई है, टाटा स्टील के पास चली गई है। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जजपुर ओडिशा। ये जयपुर नहीं है, ये जजपुर ओडिशा में है, जजपुर। और जयपुर कहाँ पर है, जयपुर ऑब्वियसली कैपिटल है राजस्थान की। अगली जो कोर सेक्टर आउटपुट एक्सपांड्स बाय 18.1% इन मे, हाईएस्ट इन द लास्ट 13 मंथ्स। पिछले 13 मंथ्स में हाईएस्ट आउटपुट रहा है कोर सेक्टर का, और ये कोर सेक्टर में ग्रोथ की है 18.1% की। अगर हम इससे पिछले मंथ की अप्रैल की बात करें तो ये अप्रैल में रहा था ओनली 9.3%, लेकिन इससे जस्ट डबल कितना हो गया,
18.1%, और ये मई मंथ में आपको देखने को मिला। ये कुछ डेटा इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती नहीं कि हर महीने का अगर हम याद करें कि अब कितना आउटपुट रहा, अब कितना आउटपुट रहा, बिल्कुल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ें बनती है जैसे कि हाईएस्ट इन द लास्ट 3 मंथ्स, हाईएस्ट एवर, हाईएस्ट फलाना ढिमका, ये चीज़ें होती है ना, इन चीज़ में ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये लास्ट 13 मंथ्स में हाईएस्ट रहा, तो आप एक महीने का डेटा याद कर लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा बर्डन तो है नहीं। तो याद रख लीजिए 8 सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। कोल होता है, क्रूड ऑयल होता है, नेचुरल गैस होता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होते हैं, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये टोटल 8 कोर सेक्टर होते हैं जो इनका, यानी हम कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो इन्हीं 8 सेक्टर्स का होता है किसी भी देश की इकोनॉमी में। अगली न्यूज, रिसेंटली इंडियन फार्माकोपिया कमीशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। वेन्यू याद रखिए, न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ रिसेंटली फार्माकोपिया कमीशन कॉन्फ्रेंस 2022। देखिए फार्माकोपिया क्या चीज़ होती है। फार्माकोपिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एक रिलीज़ की गई एक लिस्ट होती है, एक बुक होती है फार्माकोपिया, जिसमें क्या होता है कि जितनी भी ड्रग्स होती है उन मेडिसिनल ड्रग्स का कंप्लीट डेटा उसमें अवेलेबल होता है, उनके डायरेक्शन उसमें अवेलेबल होते हैं, उनके यूजेस उसमें अवेलेबल होते हैं। तो एक प्रकार की बुक होती है जो एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो ये ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है और इसमें हर प्रकार की डिटेल्स होती है मेडिकल से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड। अब रिसेंटली इसी के रिगार्डिंग एक कॉन्फ्रेंस होस्ट हुई, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इस बुक का 9th एडिशन भी रिलीज़ किया गया। इस इंडियन फार्माकोपिया का 9th एडिशन भी रिलीज़ किया गया। तो इस कॉन्फ्रेंस का वेन्यू याद रखिए और इसका पर्पज़ याद रखिए। इसे रिलीज़ किसके द्वारा किया गया था, मनसुख मांडविया के द्वारा, यानी जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है प्लस केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी है, मनसुख मांडविया। अगली न्यूज है, DCGI हैज़ गिवन इट्स ग्रीन सिग्नल टू कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड। mRNA वैक्सीन एक प्रकार का एक कोविड के अगेंस्ट एक ड्रग, एक कह सकते हैं एक इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर कोविड के अगेंस्ट फाइट करने का एक ड्रग है, कह सकते हैं एक वैक्सीन है। वैक्सीन है, ड्रग नहीं है, वैक्सीन है, mRNA बेस्ड। तो ये पूरी दुनिया में अगर बात करें तो इंडिया तीसरा ऐसा देश है जिसने ये mRNA वैक्सीन बनाई है। लेकिन इंडिया में बात करें तो इंडिया की ये पहली वैक्सीन है और इसका नाम है GEM-COVAX-19। पूरे वर्ल्ड की तो तीसरी mRNA बेस्ड वैक्सीन है और इंडिया की ये पहली mRNA बेस्ड वैक्सीन है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनती है, इसका नाम याद रखिए, GEM-COVAX-19। पूछा जा सकता है कि इंडिया की पहली mRNA बेस्ड वैक्सीन का नाम क्या है। दूसरी चीज़, इसे बनाया किसने, इसे बनाया पुणे की एक कंपनी है जिसका नाम है जेनेवा बायोफार्मा। जेनेवा बायोफार्मा ने इसे बनाया है और इसे बनाया इमरजेंसी यूज़ फॉर द अडल्ट इन इंडिया। अब इसी को भी रिसेंटली DCGI ने इसे अप्रूवल दे दी है और इतना आप याद रखिए और कुछ खास इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। अगली न्यूज़, इंडियन नेवी कमीशंस फर्स्ट ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 324। इस स्क्वाड्रन का नाम है INS 324। इसे कहाँ पर कमीशन किया गया, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसे कमीशन किया गया। स्क्वाड्रन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ हेलीकॉप्टर्स, ग्रुप ऑफ हम कह सकते हैं कि जो भी यूज़ होता है किसी भी इंडियन नेवी में उन चीज़ों का, जैसे शिप्स हो गई, उन चीज़ों का एक स्क्वाड्रन, एक ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं स्क्वाड्रन। और ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स का स्क्वाड्रन है INAS 324 इसका नंबर है। और इस स्क्वाड्रन का कंप्लीट स्क्वाड्रन का नाम क्या रखा गया है, उसका नाम है केस्ट्रेल्स। केस्ट्रेल्स इस स्क्वाड्रन का नाम है INS 324 स्क्वाड्रन का। तो याद रखिए, ये नाम आप याद रखिए और इस 324 ये नंबर याद रखिए क्योंकि नंबर इंपॉर्टेंट बनेगा। 324 स्क्वाड्रन को किसने कमीशन किया, क्या इसे इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है या फिर इंडियन नेवी ने? तो आंसर होगा इंडियन नेवी ने इसे लॉन्च किया है और इसे लॉन्च किया है विशाखापट्टनम में। और ऐसा करके ये ईस्टर्न सी बोर्ड का पहला इस प्रकार का स्क्वाड्रन है। पहला स्क्वाड्रन लॉन्च किया गया है ईस्टर्न सी बोर्ड में, इंडिया का पहला नहीं है, ये ईस्टर्न सी बोर्ड का पहला स्क्वाड्रन है INAS 324। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स बना कौन रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, सिर्फ स्टार्टिंग का नाम याद रख लीजिए, ALH कौन बना रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगली न्यूज़ है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सैटेलाइट्स एंड अनमैन्ड रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव इन शॉर्ट COE डेवलप्ड बाय DGDA, डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस
एस्टेट। इसने रिसेंटली एक हम कह सकते हैं कि सैटेलाइट बनाई है या फिर सैटेलाइट बेस्ड एक सिस्टम बनाया है जो क्या करेगा, जितने भी डिफेंस मिनिस्ट्री की जितने भी एस्टेट्स है या फिर हम कह सकते हैं लैंड है या एरिया है, उस एरिया पर ये निगरानी रखेगा। और निगरानी कहाँ से रखेगा? सैटेलाइट बेस्ड, यानी ऊपर से निगरानी रखेगा। और ये निगरानी इस प्रकार से रखेगा कि कोई भी अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन या फिर किसी प्रकार का चेंजेस ऑन द ग्राउंड अगर कोई पाया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली, यानी एआई बेस्ड एक सैटेलाइट इमेजनरी है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और ये इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ पर अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन या फिर चेंजेस हुआ इस लैंड पे। ये बताएगा ये कोई सुरभि। और ये कोई सुरभि किसने डेवलप किया? डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट ने। और किसके साथ मिलकर? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ ये मिलकर इसने बनाया है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि विशाखापट्टनम में है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को बनाया कहाँ पर है? इसे बनाया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में डिफेंस एस्टेट मैनेजमेंट एट मेरठ, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एस्टेट मैनेजमेंट। ये मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री का ही एक कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो कि मेरठ में स्थित है और मेरठ में इसे बनाया गया है। तो याद रखिए COE सुरभि किसके द्वारा बनाया गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। डिफेंस मिनिस्टर जिसे हेड किया जाता है राजनाथ सिंह के द्वारा। इसकी और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? लखनऊ। अगली न्यूज है ग्रीनको ग्रुप एंड IIT हैदराबाद लॉन्च ग्रीनको स्कूल फॉर सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी GSSST। देखिए IIT हैदराबाद कोर्सेज प्रोवाइड कराएगा और कोर्सेज प्रोवाइड कराएगा किसके? ग्रीनको ग्रुप्स के कोर्सेज। अब ये कोर्सेज कौन कौन से हैं? BTech हो गया, MTech हो गया और PhD हो गया। किस सेक्टर में प्रोवाइड करेगा? ग्रीनको स्कूल इन द सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी ये मेनली 3 सेक्टर्स में कोर्सेज प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि एक तो क्लाइमेट चेंज हो गया, दूसरा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और तीसरा होगा स्पेस टेक्नोलॉजी में। इन 3 टेक्नोलॉजी में ये कोर्सेज प्रोवाइड करवाना चाहता है ग्रीनको ग्रुप। लेकिन इसके लिए इस इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है और उस इंस्टीट्यूशन का नाम है IIT हैदराबाद। इनिशियली हम कह सकते हैं कि BTech, MTech और PhD इन 3 सेक्टर्स में कौन सा इंस्टीट्यूशन कोर्सेज प्रोवाइड करेगा? तो IIT हैदराबाद। और इसके लिए इसने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? ग्रीनको ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन किया है। 2022 के एंड तक तो BTech कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर MTech और PhD करना है तो उसके कोर्सेज स्टार्ट होंगे जून 2023 से। जून 2023 से इन 3 सेक्टर्स में ये कोर्सेज स्टार्ट होंगे, तो याद रखिए। और ग्रीनको ग्रुप का हेडक्वार्टर भी हैदराबाद में है और हैदराबाद की ही IIT के साथ इन्होंने MOU साइन किया है। तो याद करने में ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी, इन दोनों को इंटरेक्ट करके आप याद कर सकते हैं, कनेक्ट करके। अगली न्यूज है 8th सेशन ऑफ इंडिया आर्मेनिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन वाज हेल्ड रिसेंटली इन येरेवन। येरेवन जो कि आर्मेनिया की कैपिटल है, और रिसेंटली यहाँ पर ही इंडिया और आर्मेनिया के बीच 8th सेशन हुआ इंटर गवर्नमेंटल कमीशन। यानी इसके दौरान इंडिया ने और आर्मेनिया ने ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग इन्होंने ये MOU साइन किए, कमीशन हेल्ड किया, इन्हीं के रिगार्डिंग डिस्कशन था। तो इसका 8th एडिशन था और इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये बनती है कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उस प्रोजेक्ट का नाम है हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इन शॉर्ट HICDP। और ये लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट आर्मेनिया में ये लॉन्च किया गया, जिसका मकसद है टू वर्क इन द फील्ड ऑफ लाइवलीहुड, इनकम जनरेशन एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। इन चीज़ों में काम करेगा ये प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट की फुल्ली फंडिंग दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रखिए कि इन तीनों चीज़ों में फंडिंग कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें फंडिंग देगा। और इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखिए हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इन शॉर्ट HICDP। और ये इंडिया और आर्मेनिया के बीच हुआ। आर्मेनिया की कैपिटल याद रखिए येरेवन इसकी कैपिटल है। अगली न्यूज है यूनाइटेड किंगडम UK गवर्नमेंट ऑफरिंग 75 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स टू स्टडी इन ब्रिटेन। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि इंडिया 75 साल कंप्लीट होने पर सेलिब्रेट कर रहा है। ना केवल इंडिया बल्कि बाहर के देश भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम। UK ने भी इंडिया के इस सेलिब्रेशन को और प्रमोट करने के लिए और इसका सेलिब्रेशन को बढ़ावा देने के लिए इसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हम इंडिया के 75 स्टूडेंट्स को कंप्लीट यानी फुल्ली स्कॉलरशिप देंगे, फुल फंडेड स्कॉलरशिप देंगे 75 स्टूडेंट्स को, अगर वह ब्रिटेन में स्टडी करना चाहते हैं, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज़ में अगर वह स्टडी करना चाहते हैं तो याद रखिए इस प्रकार का कोर्स किस देश ने प्रोवाइड करवाया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने प्रोवाइड करवाया है। अगली न्यूज़ है इंडियन ओरिजिन जय श्री
वी उल्लाल, इमेज में देख सकते हैं यही है जय श्री वी उल्लाल, रैंक्ड अमंग अमेरिकाज टॉप सेल्फ मेड वुमेन बिलियनर्स। सेल्फ मेड वुमेन बिलियनर्स का मतलब यही होता है कि इन्होंने खुद ने अपनी कंपनी क्रिएट की है और खुद ने ही अपनी कंपनी क्रिएट करके अपने आप को बिलियनर्स बनाया है। इसे बोलते हैं सेल्फ मेड वुमेन बिलियनर यानी बिलियनर्स। और इस वुमेन्स बिलियनर्स की कैटेगरी में किसने टॉप किया है? जय श्री वी उल्लाल ने इससे टॉप किया है और इसे टॉप करने वाली ये इंडियन ओरिजिन बन गई है पहली। और याद रखिए ये लिस्ट रिलीज़ की गई फोर्ब्स के द्वारा और फोर्ब्स का ये 8th एडिशन था। और इसमें अगर हम बात करें ओवरऑल रैंकिंग में, कंप्लीट फुल रैंकिंग में किस में इनकी रैंकिंग क्या है, तो इनकी रैंकिंग है 15th। और अगर हम बात करें सिर्फ सेल्फ मेड में अगर हम बात करें तो इनकी रैंकिंग है नंबर 1 यानी फर्स्ट। और इनकी नेटवर्थ है, इनकी वर्थ ऑफ रुपीज़ USD 2.1 बिलियन यानी 2.1 बिलियन डॉलर इनकी नेटवर्थ है, इनकी इनकम है। और इनका जन्म तो लंदन में हुआ था लेकिन ये रेज्ड हुई थी न्यू दिल्ली में, तो ये इनका जन्म लंदन में होता लेकिन इनका जो परवरिश कह सकते हैं वह न्यू दिल्ली में हुई थी और न्यू दिल्ली में ही इन्होंने ये सब कुछ किया है। इनकी कंपनी का नाम है एरिस्टा नेटवर्क्स। और ये कंपनी कहाँ पर है? अमेरिका में स्थित है ये कंपनी। तो याद रखिए ये कंप्यूटर नेटवर्क कंपनी है। अगली जो नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन गुजरात में हेल्ड होंगे नेशनल गेम्स। और ये अनाउंस किया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिसे हेड किया जाता है यानी इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है राजीव मेहता। इन्होंने ये अनाउंस किया है कि गुजरात के 5 से 6 शहरों में नेशनल गेम्स होस्ट होने जा रहे हैं 2022 के। और ये होस्ट होंगे सितंबर से अक्टूबर के बीच में। इनकी एग्जैक्ट डेट अभी अनाउंस की गई नहीं है, वेरी सुन ये डेट्स भी अनाउंस कर दी जाएगी। सिंपल आप याद रखिए नेशनल गेम्स 2022 के कहाँ पर होस्ट हो रहे हैं? गुजरात में ये होस्ट हो रहे हैं। अगली और लास्ट न्यूज़ है बंगाली फिल्म डायरेक्टर पद्मश्री तरुण मजूमदार पास्ड अवे। बंगाली यानी ये इनका जन्म तो बंगाल प्रेसिडेंसी के दौरान हुआ था 1931 में, जब ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। 1931 में इनका जन्म हुआ था लेकिन रिसेंटली इनका निधन हो गया और इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था इन 1990 में इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। ये एक कह सकते हैं कि एक फिल्म डायरेक्टर है तो इन्हें आर्ट्स की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। और याद रखिए बंगाली फिल्म डायरेक्टर जिनका रिसेंटली निधन हो गया है उनका नाम है तरुण मजूमदार। यह था आज का 7 जुलाई का करंट अफेयर्स। कैसा लगा करंट अफेयर्स कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में 8 जुलाई करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए गुड बाय।